सिंकपी का टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हमारा टॉपिक बड़ा सिंपल सा आ गया। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नेम से ही जाहिर है, आपको पता है हमारा ये हार्ट है फॉर एग्जांपल। तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसको हम एंडोकार्डियम कहते हैं। इससे बाहर क्या होती है? मायोकार्डियम होती है। और सबसे बाहर क्या होती है? पेरिकार्डियम होती है। और पेरिकार्डियम से बाहर भी एक और दूसरा ये वाली जो लेयर होती है ना, ये वाली, इसको हम एपिकार्डियम कहते हैं या विजरल पेरिकार्डियम कहते हैं। ये हमने एनाटॉमी में पढ़ा था। और इससे सबसे बाहर क्या होती है? आपकी पेरिकार्डियम होती है, इस तरह करके। ये जो कार्डियक टेम्पोनेट में जिसमें इधर फ्लूइड अकामुलेट हो रहा था, खैर वो हमारे अब काम की चीज नहीं है। अच्छा, ये तीनों लेयर्स आ गई। अब ये वाला जो बंदा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपका जो एंडोकार्डियम है उसमें क्या हो रही है? इन्फेक्शन हो रही है। जब उसमें इन्फेक्शन हो रही है तो उसकी क्या हो रही है जनाब? इन्फ्लेमेशन हो रही है। मेनली किसकी? आपके ये जो वाल्व्स है ना, वाल्व्स में भी तो आपकी एंडोकार्डियम होगी ना, जिसने लाइन किया हुआ होगा आपके वाल्व्स को। आपके जो हार्ट के वाल्व्स हैं उसको भी तो एंडोकार्डियम ने लाइन किया हुआ होगा। अब उधर क्या हो रही है? इसके इधर कोई बैक्टीरिया आ रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बी से बैक्टीरिया आ रहा है, वो इधर आके चिपक गया तो आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी ना। आपके डब्ल्यूबीसीज आएंगे, इधर फाइट होगी तो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो यही प्रॉब्लम हो रही है कि क्या हो रहा है? कोई इन्फेक्शन हो रही है, बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन, उसकी वजह से आपके जो एंडोकार्डियम है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। उसको हमने सिंपली कह दिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक हो गया, हमें पता चल गया इसमें क्या है कि जनाब इन्फेक्शन ऑफ क्या? इन्फेक्शन ऑफ एंडोकार्डियल सरफेस ऑफ द हार्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें मेनली किसको इन्वॉल्व कर लिया? हार्ट वाल्व को इन्वॉल्व कर लिया। और काज कौन बन रहा है? प्रॉब्लम कौन हो रही है? मोस्टली बैक्टीरिया काज कर रहे हैं। और फंजाई भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसको कौन काज करवा रहे होते हैं जनाब? बैक्टीरिया काज करवा रहे होते हैं। आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ फॉर्म्स हैं, काफी सारे बैक्टीरिया जो इसको करवा रहे हैं वो हमने माइक्रो में डिटेल से पढ़ना है, फिलहाल इनके जस्ट नेम पढ़ेंगे, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ये जो बैक्टीरिया वाले हैं ना, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है एक्यूट, एक है सब एक्यूट। एक्यूट का मतलब जहां भी आप नेम सुन लो ना, इसका मतलब है कोई चीज अचानक से होगी और बहुत सवेयर होगी है। इट मीन्स कि ये वाला जो एक्यूट फॉर्म होगी ये सडन होगी और सवेयर होगी। और जहां पे सब एक्यूट का वर्ड सुन लो तो वो मीन्स के वो लेस सवेयर होगी और स्लोली होगी। ठीक हो गया। तो ये आ गया एक्यूट, ये सडन है और सवेयर है। इट मीन्स के इसका जो बैक्टीरिया होगा वो भी तगड़ा होगा, मीन्स के उसने अचानक से इन्फ्लेमेशन करवा दी। तो उसमें आ जाता है हमारा स्टेफलोकोकस ओरियस। ये क्या है? आपका हाई विरुलेंस है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक बैक्टीरिया है। ये जब भी आता है हमारे बोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ ये आपका माइट्रल वॉल्व है, ये जब भी इधर आएगा ये हमारे बोल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, इन्फ्लेमेशन करवा देगा। इधर आपके क्या है, जब आपके बोल्स डिस्ट्रॉय होंगे इधर आके प्लेटलेट्स लगना शुरू हो जाएंगे, इधर आपका फाइब्रिन डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, इधर आपका ये बैक्टीरिया पड़ा है। तो ये इस तरह करके ना, ये आप देख सकते हो एक मैस सा बन गया है, वॉल्व के ऊपर एक मैस सा बन गया। इसको हम क्या कह देते हैं? वेजिटेशन कह देते हैं। तो ये क्या बन गई? लार्ज डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन बन गई। पहले वॉल्व आपका नॉर्मल था, लेकिन क्या है कि जब बैक्टीरिया आया उसने उसको डैमेज करके ये सारी प्रॉब्लम करवा दी। तो ये कौन सा होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। स्टेफलोकोकस ओरियस एक्यूट फॉर्म ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाता है, और इसकी क्या? रैपिड ऑनसेट होगा। देन आगे सब एक्यूट जो स्लो स्लो होगा। और इसकी एक दो कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक ये कि ये जो नॉर्मल वॉल्व होते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूं कि ये नॉर्मल वॉल्व के लीफलेट्स हैं, ये आपका माइट्रल वॉल्व है, ये उनको डैमेज नहीं कर सकता। अगर आपका पहले वोल्व डैमेज है तो फिर ये उनको डैमेज कर सकता है, वैसे ये वोल्व्स को डैमेज नहीं कर सकता। तो उसमें कौन सा आ जाता है? आपके विरिडांस स्ट्रेप्टोकोकाई आ जाते हैं। इसमें तीन आते हैं, जिन्होंने एमएलई करना है उन्होंने नेम याद रखने हैं, जिन्होंने एनआरई करना है उन्होंने सारे नेम याद करना, उनके लिए लाजमी नहीं है। कि विरिडांस स्ट्रेप्टोकोकाई क्या होते हैं? सब एक्यूट फॉर्म ऑफ एंडोकार्डाइटिस करवाते हैं। और इनमें तीन आ जाते हैं। तीन कौन 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 से? इसमें म्यूटेंस आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस, स्ट्रेप्टोकोकस माइटस एंड स्ट्रेप्टोकोकस सैंगुइनस। इसका मैं इधर लिख देता हूं, माइटस स्ट्रेप्टोकोकस एस माइटस, एस म्यूटेंस, और जनाब एस सैंगुइनस, GUINIS। ये तीनों आ जाते हैं। ये तीनों जो बैक्टीरिया ये इसमें आते हैं विरिडांस स्ट्रेप्टोकोकाई वाले ग्रुप में। ये लो विरुलेंट होते हैं, नॉर्मल वॉल्स को नहीं छेड़ेंगे, जो वॉल पहले ही खराब होगा उसको ये खराब करवा देंगे। और उसमें जो वेजिटेशन मीन्स के इधर जो मैसेज बनेंगे, जिसमें फॉर एग्जांपल इधर आपका बैक्टीरिया होगा, इधर आपका फाइब्रिन होगा, इधर आपके जनाब प्लेटलेट्स होंगे, तो ये छोटी होंगी एज कंपेयर टू जो आपका एक्यूट फॉर्म में बनी थी। तो यही स्मॉल वेजिटेशन मिलेंगी आपको। कंजेनिटली एबनॉर्मल, पहले ही वॉल एबनॉर्मल होगा, डिसीज वॉल्व होगा। मीन्स के आपको वो हिस्ट्री में दे सकता है कि ये जो माइट्रल वॉल्व है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैं कहता हूँ माइट्रल वॉल्व है, और ये जो मोस्टली इन्वॉल्व भी माइट्रल वॉल्व को ही करते हैं। ये भी एमसीक्यू है, ये मोस्टली किसको इन्वॉल्व करते हैं? माइट्रल वॉल्व को। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मोस्टली माइट्रल वॉल्व को इन्वॉल्व करती है, मोर देन किसके? एओर्टिक वॉल्व के। खैर, अच्छा,
तो ये सीन आ गया कि इसमें स्मॉल वेजिटेशंस बनेंगी डिजीज्ड वॉल्व को। आपको हिस्ट्री में दे सकता है कि माइट्रल वॉल्व का प्रोलैप्स था, तो ये आपको पता है डिजीज्ड वॉल्व है, तो इसमें आपको हिस्ट्री में माइट्रल वॉल्व का प्रोलैप्स देगा एंड देन आपको हिस्ट्री में दे देगा कि उस बंदे को क्या हो गया, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली उसको कौन से बैक्टीरिया ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाया, तो उसको विरिडांस ग्रुप स्ट्रेप्टोकोकाई ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवाया होगा। अच्छा, इसमें आपको हिस्ट्री में एक और चीज भी बता सकता है कि उस बंदे ने डेंटल प्रोसीजर करवाया। या आपके ये वाले जो बैक्टीरिया ना, ये नॉर्मली आपकी माउथ में ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, तो जब बंदे ने अपना दांत निकलवाया, वो सारा डेंटल प्रोसीजर हुआ, उस दौरान क्या है कि ये बैक्टीरिया आपके ब्लड में आ सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया आ गया, तो ये बैक्टीरिया जब आपके ब्लड में आएंगे तो जाहिर सी बात है हार्ट में चले जाएंगे। जब ये माइट्रल वाल्व से टकराएंगे, पहले ही डिजीज माइट्रल वाल्व से टकराएंगे, तो उधर जाके उसको मजीद डैमेज कर देंगे। तो यही आपको हिस्ट्री में क्या दे सकता है, डेंटल प्रोसीजर का दे सकता है कि बंदे ने अपना दांत निकलवाया, जिसके बाद उसको क्या हुआ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया। ये सिम्टम बताता हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा कि बंदे को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया है। तो ये सारी चीजें थी, एक्यूट फॉर्म और सब एक्यूट फॉर्म। देन आगे चलते हैं। आगे आ गया कि जनाब कौन कौन सा वाल्व ज्यादा इफेक्ट होगा, तो माइट्रल वाल्व ज्यादा इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू एओर्टिक वाल्व। लेकिन और जो चीज याद रखने की है वो ये कि जो आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, मोस्टली ये जो आपका स्टेफलोकोकस ओरियस है ना, ये जो मेनली डैमेज करेगा वो किसको करेगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व को डैमेज करेगा। और ये किन लोगों में, जो लोग क्या करेंगे, ड्रग्स को ट्राई करेंगे, जो लोग इंट्रावेनस ड्रग्स यूज करेंगे, उनमें इसका रिस्क ज्यादा होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोग इसका मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ। आपको पता है कि जो वेन्स होती हैं, वो वेन्स ब्लड कहाँ पे आ रहा होता है, आपका राइट एट्रियम में आ रहा होता है, और राइट एट्रियम से ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जिससे ब्लड चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब इधर आ गया कि बंदे ने इंट्रावेनस कोई ड्रग लिया, फॉर एग्जांपल कोई भी उसने ड्रग लिया, वो नशा करता है, तो जब आपको वो स्किन से क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, तो इधर से क्या बैक्टीरिया अंदर चला जाएगा। जब ये बैक्टीरिया अंदर जाएगा तो सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगा, राइट एट्रियम से अब इसने कौन से वॉल्व से गुजरना है, आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व से। तो ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसको डैमेज कर सकता है, इसकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि जिस वॉल्व के साथ ये सबसे पहले टकराया, उसका ही उसको ये मोस्टली डैमेज करता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो लोग ड्रग्स यूज करेंगे उसमें मोस्टली जो है ट्राइकस्पिड वॉल्व का प्रॉब्लम आएगा, जो लोग आईवी ड्रग यूजर्स होते हैं। देन और कौन सी चीजें हैं, अब ये सारे एमसीक्यूज हैं। कौन कौन से, अब देखो, अगर पेशेंट ने क्या किया है कि प्रोस्थेटिक वॉल्व लगवाया हुआ है, मींस के आर्टिफिशियल वॉल्व लगवाया हुआ है, तो उसके कौन से बैक्टीरिया से इंफेक्शन हो सकता है, तो उसको जनाब स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस से हो सकता है। जिन बंदों ने प्रोस्थेटिक वॉल्व मींस के आर्टिफिशियल, जिनका वॉल्व खराब हो जाते हैं तो उनको हम आर्टिफिशियल वॉल्व लगाते होते हैं, तो उनमें जो एंडोकार्डाइटिस होगा वो मोस्ट प्रोबेबली किसकी वजह से होगा, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस। ये जो है ना एपिडर्मस पे होता है, मींस के नॉर्मली आपकी स्किन में प्रेजेंट होता है। तो ये जिस बंदे ने क्या किया, वो प्रोस्थेटिक वॉल्व लगाया, उसमें इसका एंडोकार्डाइटिस के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसको मैंने इस तरह याद रखा हुआ है, मतलब ये कंसेप्ट नहीं है, ये याद रखने का टोटका है कि देखो जब वो वॉल लगाएंगे तो हाथों को यूज करेंगे, वो जो आप वॉल है वो हाथों के साथ लगेगा, तो हो सकता है उधर वाली जो स्किन है उधर से ये आपका स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस क्या है कि जनाब ट्रांसफर हो जाए, उसके वॉल के साथ लग गए, और देन जब वॉल में चला गया तो बंदे को जाके क्या करवाया, उसने एंडोकार्डाइटिस करवा दिया। ये टोटका है, ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि इस तरह होता है। ठीक है, तो ये स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस प्रोस्थेटिक वॉल। देन आगे चलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल बंदे ने क्या है कि जीआई मींस के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, बंदे का कोई एब्डोमिनल ऑपरेट हुआ है, या गैस्ट्रो सॉरी जेनिटो यूरिनरी मींस के क्या है कि उस बंदे ने फॉर एग्जांपल आपने उसके कैथीटर डाला है, कोई फोली वगैरह पास की है उसके यूरिथ्रा से, या क्या है कि आपने ट्रांस यूरिथ्रल रिजेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, प्रोस्टेट का ऑपरेट किया। खैर कोई भी ऑपरेट हो जिसने आपकी जीआईटी को इन्वॉल्व किया या आपके जेनिटो यूरिनरी ट्रैक को इन्वॉल्व किया, वो जो सारा यूरिनरी ट्रैक होता है उसका आपने कोई भी प्रोसीजर किया, उसके बाद बंदे को एंडोकार्डाइटिस हो गया, तो वो मोस्ट प्रोबेबली किसकी वजह से हुआ होगा, वो एंटेरोकोकस की वजह से हुआ होगा। तो ये एमसीक्यूज आ गया। देन अगर अगर क्या है कि आपके पास एक बंदा आता है, आप उसका चेक करते हो, उसको जो एंडोकार्डाइटिस हुआ पड़ा है ना, वो स्टेफलोकोकस सॉरी स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस से हुआ पड़ा है, तो इसका मतलब है मोस्ट प्रोबेबली आपने उसको चेक करना है कहीं कोलन कैंसर तो नहीं है, उसकी जो कोलन है उसका कैंसर तो नहीं है। क्योंकि जिस बंदे में कोलन कैंसर होता है उसमें जो एंडोकार्डाइटिस होता है वो इसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस गैलोलिटिकस। लेकिन इसका एक आगे एक सब ग्रुप है जो एमएलई वालों ने याद रखना है, वो है स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, वो भी इसका सब ग्रुप है। तो आपको आ सकता है कि पेशेंट को क्या हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस बोविस की वजह से एंडोकार्डाइटिस हुआ है, तो इसको और कौन सी चीज का रिस्क ज्यादा है, तो इसको मोस्ट प्रोबेबली कोलन कैंसर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो आगे कि आपने
जब बंदे का कल्चर करवाया तो कल्चर करवाने का क्या मतलब होता है, हम ये जो एंडोकार्डाइटिस है इसको कैसे डायग्नोज करते हैं ये सारी डिटेल में बताता हूँ, लेकिन फिलहाल आप जस्ट ये याद रख लो कि आप उसकी जो ब्लड वेसल है ना, इधर से सैंपल लेते हो, सैंपल लेके ये जो बैक्टीरिया है ना, फॉर एग्जांपल ये आपका सैंपल में आ गया, आपका ये सैंपल आ गया फॉर एग्जांपल, आप इसको ग्रो करते हो लेबोरेटरी में, जो बैक्टीरिया ग्रो कर जाए उससे हमें पता चल जाएगा कि इस बैक्टीरिया ने एंडोकार्डाइटिस करवाया हुआ है। अगर क्या हो कि बंदे के एंडोकार्ड सॉरी ये जो हमारा एंडोकार्डाइटिस है इसके सिम्टम सारे आ रहे हैं, लेकिन हमने सैंपल करवाया, उसके ब्लड का सैंपल करवाया, कल्चर करवाया, कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया, तो इसको हम कहते होते हैं कि जनाब आपका कल्चर नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको हम क्या कहते हैं, कल्चर नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आपका कोक्सीला आ जाता है, उसमें बार्टोनेला आ जाता है। अगर आपका कल्चर नेगेटिव आए, एंडोकार्डाइटिस के सिम्टम आए, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको जो एंडोकार्डाइटिस हुआ है वो कोक्सीला की वजह से हुआ है या बार्टोनेला की वजह से हुआ है। अब ये जो कोक्सीला होता है इसको पूरा नाम है कोक्सीला बर्नेती। अब ये किन में कॉमन होता है, ये जो बंदे फार्म्स में काम करते हैं ना, फार्म फार्म में ये बेसिकली होता है फार्म एनिमल्स मींस के ये जो गोट वगैरह होती हैं, शीप वगैरह होती हैं, उनके जो फीसिस होते हैं उधर से अगर जब बंदा सांस वगैरह लेता है ना, जो फार्म वर्कर्स है, तो उधर से ये ट्रांसफर हो सकता है बंदे में, और बंदे को क्या करवा सकता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो आपको जो हिस्ट्री देगा वो फार्म वर्कर की देगा कि बंदा क्या करता है, फार्म में काम करता है, और साथ में ये जो कोक्सीला बर्नोटी होता है ये क्यू फीवर करवाता है। कौन सा, क्यू फीवर, ये खैर माइक्रो की चीजें हैं, ये बंदे को क्या करवाता है, क्यू फीवर। तो आपको हिस्ट्री में क्या देगा, क्यू फीवर है बंदे को, फार्म वर्कर है, तो उसको और साथ में एंडोकार्डाइटिस है, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली ये जो एंडोकार्डाइटिस हुआ होगा वो कोक्सीला बर्नेती की वजह से हुआ होगा, और इसमें कल्चर हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, मींस के ये बैक्टीरिया लेबोरेटरी में ग्रो करना बहुत मुश्किल है, ये ग्रो नहीं करता। सेकंड थिंग, सेकंड ये है कि अगर फॉर एग्जांपल क्या हो कि बंदे को आपको हिस्ट्री में दे दे कि एक बंदा है उसको बिल्ली ने स्क्रैच किया और उसके बाद उसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो गया, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली किसकी वजह से हुआ होगा, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली हुआ होगा बार्टोनेला हेंसले की वजह से। ठीक हो गया जी, ये एमएलई वालों के लिए चीजें हैं, जो एनआरई वाले हैं वो इतनी डिटेल चाहे ना भी करें, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली किसकी वजह से हुआ होगा, बार्टोनेला हेंसले की वजह से होगा, कैट स्क्रैच वाला जो होता है। देन बार्टोनेला में एक और चीज आ जाती है, उसमें आ जाता है कि जनाब बार्टुएला क्विंटाना, बार्टोनेला क्विंटाना। अब ये जो है ना ये कॉमन होता है लाइस में, ये जो अगर आपको लाइस काट ले, मीन के लाइस जो काट ले, तो क्या है कि वो आप में ट्रांसफर कर सकती है बार्टोनेला क्विंटाना, तो ये भी क्या है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकता है। तो आपको पता है जो लोग सफाई का ध्यान नहीं रखते या अपनी लाइसेंस वगैरह का ध्यान नहीं रखते, तो वो कौन से लोग नहीं, मीन्स के जो गरीब मतलब मोस्टली ये जो गरीब लोग होते हैं वो सफाई का ख्याल नहीं ना रखते, मैं वो सार्केज्म नहीं कर रहा, लेकिन ये कॉमन चीज है। या क्या है कि जो बंदे होमलेस होते हैं, जो सड़कों पे पड़े रहते हैं, वो भी नहीं रखते, तो उनमें क्या है कि जनाब लाइसिस पड़ जाती हैं, जुएं पड़ जाती हैं, तो वो जू अगर उनको काट ले, लाइस काट ले, तो उस बंदे को क्या हो सकता है, बार्टोनेला क्विंटाना की वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अच्छा जी, ये हमने देख लिए डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट बैक्टीरियाज के कौन सी प्रॉब्लम करवा रहा था। आगे मैंने आप लोगों को इंजेक्शन ड्रग यूज का पहले ही बता दिया है कि जनाब स्टेफलोकोकस ओरियस मोस्टली इसमें जो इंजेक्शन जो ड्रग यूज करते हैं उसमें स्टेफलोकोकस ओरियस की वजह से होता है, देन सूडोमोनास की वजह से भी हो सकता है, कैंडिडा की वजह से हो सकता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में आए कि इंजेक्शन ड्रग यूज है, तो सबसे पहले आपने किसको चूज करना है, स्टेफलोकोकस ओरियस। अगर ये नहीं है देन आपने सूडोमोनास की तरफ जाना है, अगर सूडोमोनास भी नहीं है देन आपने कैंडिडा की तरफ जाना है। आगे 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 ये हेसेक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेसेक का और मतलब क्या है, ये सारे भी क्या करवा सकते हैं, एंडोकार्डाइटिस करवा सकते हैं, लेकिन इसके जो सारे वर्ड्स हैं ना हर एक से बैक्टीरिया बन रहा है। एच से हीमोफिलस, ठीक है, ऐसे क्या आ गया जनाब आपका हीमोफिलस, ए से एग्रीगेटी बैक्टर, और सी से आपका जनाब आ गया कार्डियोबैक्टीरियम, एंड देन ई से इकिनेला, एंड के से किंगेला। तो इसको आपने रट्टा ही लगाना है, इसमें कोई चीज समझाने वाली है, ये सारे क्या हैं, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये भी बंदे को क्या करवा सकते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करवा सकते हैं। खैर ये सारी चीजें तो हो गई। अब हमें पता क्या कैसे चलेगा, बंदा हमारे पास आएगा कैसे, बंदा आपके पास आएगा मींस किस बंदे को सिम्टम्स क्या होंगे, जिसको एंडोकार्डाइटिस हुआ पर बंदा आपके पास कैसे प्रेजेंट करेगा, फीवर के साथ प्रेजेंट करेगा। देन और क्या प्रॉब्लम, अब देखो जब आप उस बंदे को आस्कल्टेट करोगे तो बंदा आपके पास प्रेजेंट करेगा मरमर के साथ, आपको एक मरमर एबनॉर्मल सा साउंड सुनाई देगा। अब वो साउंड क्यों सुनाई दे रहा है, देखो फॉर एग्जांपल आपका ये वॉल्व था, इसके ऊपर वेजिटेशन इस तरह करके बनी हुई है, तो जब इससे ब्लड गुजरेगा तो आपको प्रॉपर साउंड अच्छा नहीं ना आएगा,
इधर से एक हार्श सा साउंड प्रोड्यूस होगा, इसकी वजह से माइट्रल रीगर्गिटेशन भी हो सकती है। आप देख सकते हो ना कि ये इस तरह का वेजिटेशन बनी हुई है, तो ये वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं कर सकेंगे। जब ये वाल्व प्रॉपरली बंद नहीं कर सकेंगे तो आपको माइट्रल रीगर्गिटेशन का मरमर सुनाई दे सकता है। माइट्रल रीगर्गिटेशन का मरमर कैसे होता है आपको पता है, होलो सिस्टोलिक मरमर होता है जो माइट्रल रीगर्गिटेशन का होता है, और वो किसकी तरफ रेडिएट कर रहा होता है, वो एक्सिला की तरफ रेडिएट कर रहा होता है। इट मीन्स के हिस्ट्री में वो आपको क्या दे सकता है, फीवर दे सकता है, साथ में क्या दे सकता है कि होलो सिस्टोलिक मरमर दे सकता है जो कि एक्सिला की तरफ रेडिएट कर सकता है, या सिंपली वो कह सकता है कि कोई भी मरमर है। ठीक है, देन आगे चलते हैं। देन और क्या प्रॉब्लम हो सकती है उस बंदे को, और ये है कि फॉर एग्जांपल अगर क्या हो कि ये आपका जनाब था लेफ्ट वेंटिकल, ऐसे ही है कि नहीं है, ये आ गया आपका लेफ्ट वेंटिकल। लेफ्ट वेंटिकल से ब्लड ने कहाँ पे जाना होता है, आपकी ओर्टा में, और आगे सारी बॉडी को सप्लाई हो जाना होता है। मैं कहता हूँ ये जो वेजिटेशन है जिसमें बैक्टीरिया वगैरह है या ये सारी चीजें हैं, वो इधर से एक थोड़ा सा टुकड़ा टूट गया, ये टूट के कहाँ आ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंटिकल में। देन लेफ्ट वेंटिकल से आगे कहाँ, आपके सारी एओर्टा वगैरह में चला जाएगा, आपकी ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये इसने जाके क्या किया कि जो ब्लड वेसल्स है ना उधर जाके फॉर एग्जांपल छोटी कैपिलरीज में उधर जाके ये फंस गया, तो इससे आगे वाला जो सारा एरिया होगा उसको ब्लड अब मिल सकेगा, नहीं मिल सकेगा। तो इसको हम कहते होते हैं एम्बोलिज्म, इसको हम क्या कहते हैं, सेप्टिक एम्बोलिज्म। सेप्टिक एम्बोलिज्म हमने क्यों कहा, क्योंकि ये जो एम्बोलस बना है इसमें बैक्टीरिया भी तो है, ये जो वॉल्व था इस पे बैक्टीरिया भी तो थे ना, बैक्टीरिया भी है, प्लेटलेट्स भी हैं, फाइब्रिन वगैरह, तो ये सारी जो चीजें हैं ये टूट के कहाँ पे जा रही हैं, एम्बोलस बन रही हैं, तो इस वजह से इसको नेम दे दिया सेप्टिक। सेप्टिक किसके लिए वर्ड यूज किया, बैक्टीरिया के लिए। एम्बोलिज्म किसके लिए वर्ड यूज किया, एम्बोलस बना, तो इसको हमने नेम दे दिया सेप्टिक एम्बोलिज्म। तो ये आपके पास कैसे प्रेजेंट कर सकता है, पिटैकिया। पिटैकिया का क्या मतलब होता है कि पर्पल पर्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देखो इधर से आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, तो ये वाले सेल्स बेचारे मरना स्टार्ट हो जाएंगे, इधर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अकामुलेट हो जाएगा। तो आपको पता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे अपीयर करता है, वो आपको अपीयर करता है ब्लू। तो आपको जो जो उसकी स्किन होगी उसको उधर क्या मिल जाएंगे, पर्पल पर्पल ब्लू ब्लू स्पॉट्स मिल जाएंगे, उनको हम क्या कहते होते हैं, पिटैकिया। ठीक है, अगर ये पिटैकिया बड़े बड़े हो, अगर छोटे छोटे हो तो उनको हम पिटैकिया कहते हैं, अगर ये बड़े बड़े हो तो इनको हम क्या कहते हैं जनाब, इनको हम कहते हैं परपरा। तो ये आप आगे टर्म सुनोगे परपरा का भी, पिटैकिया या परपराज आपको मिल सकते हैं, वो क्यों बने, एम्बोलस की वजह से, सेप्टिक एम्बोलिज्म की वजह से। देन आपको स्प्लिंटर हेमरेजेस मिल सकती हैं। स्प्लिंटर का क्या मतलब होता है, ये आपने अक्सर आपका अगर लकड़ी के साथ हाथ लगा हो ना तो वो छोटी सी आपको चुभ जाती होती है लकड़ी, ठीक है, वो इस तरह करके बारीक सी, इसको हम कहते होते हैं स्प्लिंटर। मींस के स्प्लिंटर हेमरेजेस मींस के छोटी छोटी लाइन में हेमरेजेस हुई पड़ी होंगी। तो ये आप देख सकते हो कि ये देखो उसका, जब आप पेशेंट के नेल देखोगे ना तो ये आपको इस तरह लाइनों में ना हेमरेजेस मींस के आपको ये ब्लैक ब्लैक मिल जाएंगी लाइनें, तो इनको हम क्या कहते होते हैं, स्प्लिंटर हेमरेजेस। ये क्या है, लीनियर है, बिल्कुल सीधी है इस तरह स्प्लिंटर की तरह। वो क्या है, हेमरेजिक लीजन्स है, कहाँ पे, आपके नेल बेड्स में। तो आप देख सकते हो कि आपको क्या मिल गई हैं, ये आप देख सकते हैं कि नेल बेड्स में हमें स्प्लिंटर हेमरेजेस मिल गई हैं, सीधी सीधी लाइनें मिल गई हैं। अब ये क्यों मिली हैं, जाहिर सी बात है, ये जो आपकी आर्टरी है ये इधर से इधर पीछे प्रेशर बढ़ जाएगा, ये इधर से रप्चर हो सकती है, ब्लड आपका बाहर आ सकता है, तो ये आपको क्या मिल सकती है, स्प्लिंटर हेमरेजेस मिल सकती हैं। देन आपको मिल सकता है जैनवे लीजन्स। अब जैनवे लीजन्स का क्या मतलब है, उस बंदे की जब आप देखोगे ना पाम्स और सोल्स, तो उधर आपको एरिथमेटस लीजन्स मिल जाएंगी। अब एरिथमा का क्या मतलब होता है, एरिथमा का सिंपली आप याद रख लो कि आपको जो स्किन होगी वो रेड मिलेगी। क्यों रेड मिलेगी, बिकॉज ऑफ अकामुलेशन ऑफ ब्लड। तो देखो इधर क्या हुआ है कि आपका फॉर एग्जांपल ये देखो ब्लॉक हुआ पड़ा है, आगे ब्लड नहीं जा रहा, तो पीछे सारा रेड ब्लड अकामुलेट हो जाएगा ना। तो ये जब आप देखोगे तो ये उस बंदे की स्किन से जब आप देखोगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, रेड रेड अपीयरेंस मिल जाएगी। इसको हम क्या कहते होते हैं, एरिदमा। तो ये क्या है, पेनलेस है, फ्लैट है, ये आप देख सकते हो, पेनलेस फ्लैट रेड लीजन्स मिल जाएंगी, कहाँ पे, पाम्स पे और सोल्स पे। इनको हम क्या कहते होते हैं, जेनवे लीजन्स कहते होते हैं। तो ये सारा इसको इकट्ठा हमने क्या कह दिया, वेस्कुलर फिनोमेना। वेस्कुलर फिनोमेना क्यों का, क्योंकि ये वेसल में हो रहा था ना। ये आप देख सकते हो कि ये जो सारी चाहे स्प्लिंटर हेमरेजेस हो, चाहे जेनवे लीजन्स हो, चाहे हमारे पास जनाब सेप्टिक एम्बोलिज्म हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही थी, क्योंकि वेसल में कोई ना कोई पंगा आ रहा था। तो इसको हमने नेम दे दिया वेस्कुलर फिनोमेना। देन सेकंड आ गया इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना। अब इसका क्या मतलब है, मींस के कोई इम्यून सिस्टम का रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इधर आके एम्बोलस फंसा है ना, तो इधर आके अब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो देन आपको क्या क्या प्रॉब्लम मिल सकती है। देखो अगर तो ये इधर से फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया था, ये आपका, मैं कहता हूँ कि ये इधर बैक्टीरिया है, ये आ गया आपका बैक्टीरिया, इधर आपकी एंटीबॉडी लगी,
तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बन गया, ये जाके आपकी किडनी में डिपॉजिट हो गए। अगर जाके किडनी में डिपॉजिट हो गए तो उधर उसकी इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। तो जब उसकी इन्फ्लेमेशन करवाएंगे तो उसको हम क्या कहते होते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते होते हैं। ये हमने खैर रीनल में पढ़ा हुआ है ये सारी चीज। तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा सकते हैं अगर जाके ये जो इम्यून कम्प्लेक्सेस बने हैं ना, मीन्स के ये जो बैक्टीरिया साथ में आपकी एंटीबॉडीज, तो ये जाके अगर डिपॉजिट हो तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन और ओसलर नोड्स, इनका सिंपल आप याद रख लो आउची, ओ से ओसलर, ओ से आउची। तो ये आउची मींस के पेनफुल लीजन्स बनेंगी। पेनफुल लीजन्स कहाँ पे बनेंगी, ये आपकी फिंगर्स और टू पैड्स मींस के हाथों और पाँव की जो उंगलियां ना, उधर आपको रेज्ड मींस के थोड़ी सी उभरी हुई वायोलेशियस मींस के पर्पल सी, ठीक है, लीजन्स मिल जाएंगी आपकी फिंगर्स और टू पैड्स पे। देन आ गया जनाब क्या कहते हैं, रोथ स्पॉट्स। अब सॉरी यार, ये जो सी वाली डायग्राम थी ना, ये उसकी है, क्या कहते हैं, ये ओसलर नोड्स की है ये वाली। ये आपकी जो सी वाली डायग्राम है ना, ये उसने जो दिखाई हुई है फिंगर्स पे, वो जो हमें मिल रहा था ना क्या कहते हैं जेनवे लीजन्स, वो पाम्स और सोल्स पे, वो इसने इधर बनाई नहीं हुई। जबकि ये जो ओसलर नोड्स होती हैं, ये जो आउची लीजन्स होती हैं, वो कहाँ पे, फिंगर्स पे बनेगी। और कहाँ पे बनेगी, आपकी जो पाँव की फिंगर्स हैं उधर बनेगी। तो ये आ गया ओसलर नोड्स, और ये क्या है आपका एक इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना है। मीन्स के इधर इन्फ्लेमेशन वगैरह होगी है ना, जहाँ पे वो जाके फंसा था। आगे जब अब आपको पता है आपकी जो आई होती है, उधर रेटिना में भी तो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं। अगर ये उधर जाके फंस जाए, उधर हेमरेज वगैरह करवा दे, तो ये देख सकते हो आप उस बंदे की, आप फंडोस्कोपी करोगे जब आप उसका रेटिना देखोगे, तो आपको क्या मिल सकती है, रेटिनल हेमरेजेस मिल सकती हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते होते हैं, आर से रेटिना, आर से रोथ स्पॉट्स। तो आपको ये आप देख सकते हो कि आपको रोथ स्पॉट्स वगैरह मिल सकते हैं। ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्यों आ रही थी, वही सबसे पहले आपका वॉल्व खराब हुआ, या वॉल्व नॉर्मल था, उधर आके बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, इन्फ्लेमेशन हुई तो इधर एक मैस सा बन गया। अगर ये मैस टूट के, मतलब थोड़ा थोड़ा टूट के अगर चला जाए, क्या कहते हैं, हमारी वेसल्स में जाके फंस जाए, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सिम्टम्स करवा सकता है। जो कि हमने देख लिए कि कौन कौन से सिम्टम के साथ हमें वो हिस्ट्री में दे सकता है कि बंदे को कौन कौन से सिम्टम्स हैं। खैर, इसको थोड़ा सा एक और जो चीज आपने याद रख लेनी है, इस पेशेंट को स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है। अब स्प्लीनोमेगैली क्यों होगी, आपकी जो स्प्लीन होती है ना, वो आपका समझो ब्लड का फिल्टर होता है, ठीक है। उसमें से उसने क्या है कि अगर जो भी बैक्टीरिया वगैरह आ रही होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये स्प्लीन है, ये इधर ब्लड आ रहा है, इधर एक बैक्टीरिया है, तो इसका काम होता है कि ये जो बैक्टीरिया वगैरह है ना, इनको खत्म कर देना, हमारी इधर ब्लड से रिमूव कर देना, और ब्लड को इधर से फिल्टर करके आगे साफ ब्लड भेज देना। अब क्या है कि जिस बंदे में एंडोकार्डाइटिस हुआ पड़ा है, उसमें काफी ज्यादा बैक्टीरिया आ रहे होंगे ब्लड में, तो ये स्प्लीन जब इतना ज्यादा काम करेगी, इनको रिमूव करेगी, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो पेशेंट को क्या हो सकती है, स्प्लीनोमेगैली हो सकती है, क्योंकि हमारी स्प्लीन ओवर वर्क कर रही है। तो ये आपने लिख लेना, क्योंकि पास्ट एमसीक्यूज में आया हुआ है। तो ये पेशेंट को स्प्लीनोमेगैली भी हो सकती है इन सारे सिम्टम्स के साथ। खैर, ये हमें पता चल गया कि बंदा इन सारे सिम्टम के साथ हमारे पास प्रेजेंट कर गया, फीवर वगैरह के साथ, फटीक के साथ, स्प्लीनोमेगैली के साथ, मरमर है उसे, उसके बाद जैनवे लीजन्स हैं, रोथ स्पॉट्स हैं, ओसलर नोड्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो अब हम उसको डायग्नोसिस को कंफर्म कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो ब्लड है, उस बंदे का ब्लड है, उधर से हम सैंपल लेंगे, और उधर जो बैक्टीरिया होगा उसको ग्रो करके देख लेंगे कि इस बैक्टीरिया ने क्या करवाया हुआ है, उसकी एंडोकार्डाइटिस करवाया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डायग्नोस कैसे करेंगे, तो हम ब्लड सैंपल से क्या, ब्लड कल्चर करवा लेंगे, बंदे का क्या करवाएंगे, ब्लड कल्चर करवा लेंगे। देन दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हम इकोकार्डियोग्राफी करेंगे। इकोकार्डियोग्राफी मीन्स के हमारे हार्ट का अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो जब हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये जो वाल्व होगा जहां पे ये सारी लीजन बनी हुई है, तो वो हमें नजर आ जाएगी ना जब हम हार्ट का अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो आपने इकोकार्डियोग्राफी करनी है, सबसे पहला काम क्या करना है, ब्लड का कल्चर करवाना है। देन दूसरा काम क्या करना है, इकोकार्डियोग्राफी करनी है। तो ये दोनों चीजों पे, इकोकार्डियोग्राफी पे आपको ये वाली मिल जाएंगी, वेजिटेशन मिल जाएंगी। और जब आप ब्लड कल्चर करवाएंगे, तो इनमें से कोई भी बैक्टीरिया मिल जाएगा, ये वाले जो बैक्टीरिया काज कर रहे थे ना, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या करनी है, एंटीबायोटिक दे देनी है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपने डायग्नोसिस कैसे करनी है, ब्लड कल्चर के थ्रू और इकोकार्डियोग्राफी के थ्रू। लेकिन बात इधर खत्म नहीं होती, बात इस वजह से इधर खत्म नहीं होती कि इसका एक और डायग्नोसिस का क्राइटेरिया है। डायग्नोसिस का क्राइटेरिया कैसे है कि उसको हम कहते होते हैं डोक क्राइटेरिया, ठीक है। अब डोक क्राइटेरिया वो आपने लिख लेना है। उसमें कुछ मेजर क्राइटेरिया हैं और कुछ माइनर क्राइटेरिया हैं। मेजर क्राइटेरिया कौन से हैं, मेजर क्राइटेरिया यही, ये आपका ब्लड कल्चर और साथ में इकोकार्डियोग्राफी, इनको हम कहते होते हैं जनाब मेजर क्राइटेरिया। कि अगर ये आपको मिल गए, इट मींस के उस पेशेंट को क्या है, एंडोकार्डाइटिस है। देन व्हाट आर माइनर क्राइटेरियाज, तो माइनर क्राइटेरियाज में ये आपके सिम्टम्स आ जाते हैं। मींस के अगर क्या हो, बंदे को जनाब फीवर हो,
ठीक है, ये बल्कि लिखने की जरूरत नहीं है, इधर आप हाईलाइट कर लो। अगर बंदे को क्या हो जनाब, फीवर हो या उसको रिस्क फैक्टर्स हो, रिस्क फैक्टर्स कौन से मीन के उसने दांत वगैरह की सर्जरी करवाई हो, या ये जीआई की सर्जरी करवाई हो, जीयू की सर्जरी मीन्स के गैस्ट्रो जेनिटो यूरिनरी ट्रैक की सर्जरी करवाई हो, मीन्स के इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर हो तो उसका एक पॉइंट दे देना है। एक पॉइंट किसका, फीवर का, एक पॉइंट किसका, रिस्क फैक्टर्स का। देन दूसरा आ गया कि अगर आपको रोथ स्पॉट्स, ओसलर नोड्स, जेनवे लीजन्स या स्प्लिंटर हेमरेजेस मिलती हैं, इनमें से कुछ भी मिलता है तो एक पॉइंट इनका, कौन कौन सा, ये ओसलर, रोथ स्पॉट्स, ठीक है, देन ये आपकी जनाब जेनवे लीजन्स, और साथ में आपकी ये स्प्लिंटर हेमरेजेस, ये अगर मिलती हैं तो एक पॉइंट आपने दे देना है इनका। ये हो गए तीन। देन आ गया कि अगर आपको अब इसको डायग्नोज कैसे करोगे, अगर तो आपके पास आ गए दो मेजर क्राइटेरिया, ये दोनों मिल गए हैं, इट मींस के इस पेशेंट को कंफर्म क्या है, एंडोकार्डाइटिस है। देन अगर आपको ये दोनों चीजें नहीं मिलती तो देन आपको क्या चाहिए, एक मेजर चाहिए, मींस के हमें ब्लड कल्चर क्या मिल जाता है, नेगेटिव मिल जाता है, लेकिन इकोकार्डियोग्राफी पे हमें ये मिल जाती है, एक वेजिटेशन वाली मिल जाती है, वेजिटेशन से मिल जाती है। तो देन आपको क्या चाहिए, साथ में तीन माइनर क्राइटेरिया चाहिए। तीन माइनर क्राइटेरिया मींस फीवर हो साथ में बंदे को, साथ में इनमें से कुछ और साथ में रिस्क फैक्टर हो, ठीक है। तो देन आपने कह रहे हैं कि इस बंदे को क्या है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। वन मेजर और तीन माइनर चाहिए। या क्या होता है कि आपको ये दोनों चीजें नहीं मिलती, दोनों चीजें कौन सी, ना आपको ये ब्लड कल्चर पे कुछ मिलता है, ना आपको इकोकार्डियोग्राफी पे कुछ मिलता है, लेकिन आपको ये वाली सारी चीजें मिल जाती है, मीन के ये फीवर, ये सारी लीजन वगैरह, ये आपको रिस्क फैक्टर्स भी, ठीक है। तो अगर ये पांच माइनर क्राइटेरिया फिल हो जाए तो तब भी आपने कंफर्म कर देना है कि इस बंदे को क्या है जनाब, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। लेकिन इतने लंबे पंगों में कोई नहीं पड़ता। जो हम डायग्नोसिस करते होते हैं वो मोस्टली किसके बेस पे करते होते हैं, ब्लड कल्चर की बेस पे करते होते हैं, एंड देन सेकंड नंबर पे इकोकार्डियोग्राफी की बेस पे डायग्नोसिस करते होते हैं। डायग्नोसिस इस वजह से मैंने डिटेल से करवाई क्योंकि आपका एमसीक्यूज ही मोस्टली डायग्नोसिस से आता है, या कौन से बैक्टीरिया प्रॉब्लम कर रहे हैं उनसे आता होता है। तो जनाब ये था हमारा एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जिसमें इन्फेक्शन हो रही थी। देन लास्ट पे आ गया नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मींस के कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं है लेकिन आपके वाल्व खराब हो रहे हैं, कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं है लेकिन उसके वाल्व जो हैं वो खराब हो रहे हैं, उधर वेजिटेशन बन रही हैं, तो इसको हम कहते होते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक। अब थ्रोम्बोसिस का क्या मतलब है कि इधर क्या है कि आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो, फॉर एग्जांपल ये पी से मैं कर देता हूँ, पी पी, ये आपके सारे जनाब इधर प्लेटलेट्स डिपॉजिट हुए पड़े हैं, तो इसको हम कहते होते हैं जनाब थ्रोम्बोसिस। तो उसकी वजह से क्या हो रही है, एंडोकार्डाइटिस, इधर प्लेटलेट्स डिपॉजिट हुए पड़े होंगे, फाइब्रिन डिपॉजिट हुआ पड़ा होगा, जिसकी वजह से ये आपका एंडोकार्डाइटिस हो रही होगी। तो इसका दूसरा एक और नाम क्या है, मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस भी इसको कहते होते हैं, नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस को। तो ये क्या होती है, नॉन इन्फेक्टिव, मींस कि कोई बैक्टीरिया या फंजाई नहीं है, और वेजिटेशन टिपिकली अराइज ऑन माइट्रल, ये भी वही माइट्रल और एओर्टिक को मोस्टली इन्वॉल्व करती हैं। और ये क्या होती हैं, स्टीराइल होती हैं। स्टीराइल का मतलब है इनमें कोई बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्टीरिया से पाक है, तो ये क्या होंगी, स्टीराइल होंगी। और इनमें क्या है कि प्लेटलेट्स होंगे काफी ज्यादा, रिच थ्रोम्बाई, तो ये थ्रोम्बस जो होंगे उनमें ये मींस के ये सारे प्लेटलेट्स एग्रीगेट किए हुए हैं, इनको हम क्या कह देते हैं, थ्रोम्बस। तो ये जो थ्रोम्बस है इसमें काफी ज्यादा प्लेटलेट्स होंगे, और वो क्या कर सकते हैं, डिसलॉज कर सकते हैं इजिली। हाँ, अब ये भी एमसीक्यूज है कि ये जो होता है ना आपका नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, इसमें जो एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं, मींस के ये जो इधर से इसका टूट के हमारी ब्लड वेसल में एम्बोलस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये इतना स्टिकी नहीं होते, ये जो थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं ना इधर इतना स्टिकी नहीं होते, जबकि वो जो है ना हमारे क्या कहते हैं बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस वो ज्यादा स्टिकी होते हैं, उनके ये एम्बोलस बनने के चांसेस कम होते हैं। तो ये आपने अंडरलाइन कर लेना है कि ये इजिली डिस्लोज कर जाते हैं, इनके एम्बोलिज्म के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये एसिम्टोमेटिक होता है। अब देखो उधर सिम्टम्स क्यों आ रहे थे, वो सारा इन्फेक्शन हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, बैक्टीरिया आ रहा था, फीवर वगैरह हो रहा था, वेस्कुलर फिनोमेना आ रहा था, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना आ रहा था, वो सारी चीजें उस वक्त हो रही थी जब बैक्टीरिया आ रहा था, ठीक है। तो खैर, लेकिन इसमें तो बैक्टीरिया है ही नहीं, तो ना फीवर होगा ना कुछ भी होगा। प्रॉब्लम कब आएगी, जब एम्बोलिज्म होगी, जब एम्बोलिज्म होगी तो देन आपको सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाएंगे, जहां पे ये एम्बोलस फंसेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सिम्टम्स आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ब्रेन में जाके फंस जाता है तो बंदे को क्या हो जाएगा, स्ट्रोक हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ क्रोनरी आर्टरी में जाके फंस जाता है, मीन्स कि आपके हार्ट को जो आर्टरी सप्लाई कर रही है, तो बंदे को क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगा। किडनी में जाके फंस जाता है तो बंदे को क्या हो जाएगा, किडनी की इन्फार्क्शन हो जाएगी। अगर इंटेस्टाइन की आर्टरी में जाके फंस जाता है तो इंटेस्टाइनल इस्कीमिया हो जाएगा। खैर जहां पे जाके फंसेगा
उधर का इस्कीमिया हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है कि सिम्टम मिल सकता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाइपर कोएगुबल स्टेट होगी। हाइपर कोएगुबल मींस के कोएगुलेशन ज्यादा हो रही है। इसको तो ये जो आपके प्लेटलेट्स इधर इकट्ठे हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन। ठीक है, उसके ऊपर फाइबर वगैरह डिपॉजिट हो रहा है। तो कोई भी स्टेट हाइपर कोएगुबल स्टेट होगी जिसमें आपके थ्रोम्बोसाइट्स ज्यादा चिपचिपे हुए पड़े होंगे, मींस के जगह जगह पे एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो रहे होंगे, तो वो क्या करवा सकती हैं, वो आपका जनाब नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। तो इसमें हाइपर कोएगुबल स्टेट्स कौन सी आ जाती हैं, उसमें आपकी मेलिग्नेंसी आ जाती है। ठीक है, ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि मेलिग्नेंसी इज अ हाइपर कोएगुबल स्टेट। मेलिग्नेंसी में काफी सारे ऐसे फैक्टर्स रिलीज हो रहे होते हैं जो आपका दूसरा कोएगुलेशन कास्केड को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स को ज्यादा समझ चिपचिपा बना रहे होते हैं, तो ये थ्रोम्बोसाइट्स आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और ये क्या है, मेलिग्नेंसी एक क्या है, हाइपर कोएगुबल स्टेट है। देन मेलिग्नेंसी कौन सी, स्पेसिफिकली पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा जो है वो रिलेटेड है किसके साथ, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस कार्डाइटिस के साथ। देन लास्ट पे आ गया सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। ठीक है, इसको हम इसकी वजह से जो एंडोकार्डाइटिस होता है, सिस्टेमिक ल्यूपस एंड सॉरी सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, इसकी वजह से जो एंडोकार्डाइटिस होता है उसको हम कहते होते हैं लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, आपको पता है एसएलई क्या होता है, बेसिकली एक ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है जिसमें आपकी जो बॉडी के डब्ल्यूबीसीज होते हैं आपकी बॉडी के खिलाफ एक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो अब वही आपकी जो बॉडी के आर्मी सेल्स हैं वो आपकी बॉडी के खिलाफ एक्ट करना शुरू कर दें, वो इन आके वॉल्व्स को डैमेज करना शुरू कर दें, तो बंदे को क्या हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। लेकिन इसके बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है, वो ये कि जो लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस होता है उसमें आपको जो वेजिटेशन मिलेंगी, मींस के ये जो एबनॉर्मल मैसेज मिलेंगे वो आपको वॉल्व की दोनों साइडों पे मिलेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। जो आपकी लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस होती है इसमें जो वेजिटेशन मिलेंगी ऑन बोथ सर्फेसिस ऑफ बॉल लीफलेट्स, ये आपको पता है ना, इस तरह करके वॉल्व होता है इसके, इस तरह करके जनाब लीफलेट्स होते हैं। ये एक सरफेस आ गई, ये नीचे ऊपर, ये ऊपर वाली सरफेस आ गई, ये नीचे वाली। नॉर्मली हमें जो ऊपर बैक्टीरियल वगैरह था ना उसमें सिर्फ एक साइड पे मिल रही थी वेजिटेशन, जो मैस बन रहा था वो सिर्फ एक साइड पे बन रहा था। लेकिन लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस में जो मैस बन रहा होगा वो दोनों साइडों पे बन रहा होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एसएलई क्या करवाती है, लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस करवाती है, जिसमें जो वेजिटेशन बनेगी वो ऑन बोथ साइड्स ऑफ वॉल्व बनेगी। तो ये था हमारा नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस।